नमस्कार। एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसको हमने अभ्यास एचपीआरसी करके जो है नाम दिया है। इस सीरीज़ में हम ऑफिशियल सिलेबस को जो है वो कवर करते हैं और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस हम करते हैं उन सबको डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आपको आपके आने वाले एचपीआरसी के जो भी आपके एग्जाम है, जेबीटी का है, पटवारी का है या बाकी किसी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको हेल्प मिल सके। अभी हम डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा लीडर एक्सपेंडेड द मराठा पावर इन गुजरात, मालवा, दिल्ली एंड बंगाल। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस मराठा नेता ने गुजरात, मालवा, दिल्ली और बंगाल में मराठा शक्ति का विस्तार जो था वो किया था। अगर हम देखें मराठा पावर की बात करते हैं कि मराठा पावर का विस्तार किसके द्वारा किया गया, तो मराठा पावर का जो विस्तार मुख्य रूप से किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो बाजीराव फर्स्ट के द्वारा किया गया था। बालाजी नहीं, वो बाजीराव फर्स्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बाजीराव फर्स्ट की बात करते हैं तो बाजीराव फर्स्ट लगभग 1720 से 1740 तक पेशवा के रूप में जो है उन्होंने कार्य किया था और इनके कार्यकाल के दौरान इन्होंने जो है वो मुख्य रूप से गुजरात, मालवा, दिल्ली और बंगाल में जो है वो मराठा शक्ति का विस्तार किया था। मराठा नेता थे ये, इनके पेशवा थे ये उस टाइम बाजीराव फर्स्ट। तो इन्होंने जो है वो हिंदू पातशाही ये नारा भी जो था वो इन्होंने दिया था। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, या फिर बालाजी या फिर बाजीराव फर्स्ट के द्वारा जो है वो कौन सा नारा दिया गया था, वो भी आपने ध्यान रखना है। मराठाओं के बारे में कुछ और भी जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी बता देता हूँ। एक तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो इनकी पूछी जाती है। तो बैटल ऑफ पानीपत जो तीसरे नंबर की हुई थी वो 1761 में जो था वो हुई थी। एक तो इतना सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरा थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा दिया जाता है कि जब ये पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी तो उस टाइम जो है वो पेशवा कौन हुआ करते थे। तो पेशवा की अगर हम बात करते हैं कि उस टाइम पेशवा कौन हुआ करते थे, उस टाइम बालाजी बाजीराव ये पेशवा हुआ करते थे। तो उस टाइम बालाजी बाजीराव ये पेशवा जो था वो हुआ करते थे। तो इतना सब आप यहाँ से जो है वो 2-3 क्वेश्चन मुख्य रूप से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो यहाँ पर कुछ एक पेयर दिए गए हैं, आपने बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच यहाँ पर किया गया है। पार्टीशन ऑफ बंगाल यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि बंगाल का विभाजन 1909 में हुआ था। दूसरे में खिलाफत मूवमेंट दिया गया था कि ये 1919 में स्टार्ट हुई थी, 1922 तक की चली थी। तीसरे में जो है वो स्वराज पार्टी की फाउंडेशन के बारे में दिया गया है कि ये 1930 में जो था वो स्वराज पार्टी की फाउंडेशन हुई थी। चौथे में जो है वो पूना पैक्ट के बारे में दिया गया है कि ये 1935 में जो था वो हुआ था। हम हर एक ऑप्शंस को जो है वो यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल की। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो कब हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो ये 1909 में नहीं हुआ था। ये कब कौन से ईयर में जो था वो हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो ईयर था वो 1905 का ईयर था। लॉर्ड कर्जन जो था वो वाइसराय हुआ करते थे। ये 1905 हमने बहुत बार पढ़ रखा है। तो ये पहला ऑप्शन तो सही मैच नहीं किया गया है। दूसरा यहाँ पर खिलाफत के बारे में दिया गया है कि ये जो खिलाफत जो मूवमेंट हुई थी ये 1919 से 1922 के बीच में जो था वो हुई थी। अगर हम खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं तो देखिए ध्यान रखना है आपने कि जो खिलाफत मूवमेंट थी ये बिल्कुल सही यहाँ पर लिखा गया है। तो लिखा गया है कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो 1919 से 1922 के बीच में ही जो था वो हुई थी। 1919 से 1922 का पीरियड ही रहा था। तो दूसरी ऑप्शन तो आपके पास सही जो है वो दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो स्वराज पार्टी की फाउंडेशन के बारे में जो है वो दिया गया है कि ये स्वराज पार्टी जो है वो कब बनाई गई थी। क्या ये 1930 में बनाई गई थी। तो देखिए स्वराज पार्टी का भी आपने ध्यान रखना है कि स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी वो 1930 में नहीं बनाई गई थी। अच्छा 1930 में ये अगर नहीं बनाई गई थी तो कब बनाई गई थी। ये 1922 में जो था वो बनाई गई थी। स्वराज पार्टी 1922 में बनाई गई थी। बनाने वाले कौन थे, 1922 में ये बनाई गई। 1922 में इसको बनाने वाले जो थे उसमें एक CR दास आते थे। कौन, CR दास का नाम ध्यान रखना है। एक जो है वो इसमें मोतीलाल नेहरू जो था वो आते थे। कौन, मोतीलाल नेहरू एक इसमें जो था वो आते थे। तो ये 2 पर्सनैलिटीज़ आपने ध्यान रखनी है जिनके कार्यकाल के दौरान जो है ये बनी थी। एक यहाँ पर पूना पैक्ट जो है वो दिया गया है कि ये पूना पैक्ट कौन से ईयर में जो था वो हुआ था। क्या ये 1935 में हुआ था। तो देखिए पूना पैक्ट 1935 में नहीं हुआ था। ये बात आपने क्लियर करनी है कि पूना पैक्ट 1935 में जो है वो नहीं हुआ था। अच्छा अब ये 1935 में अगर नहीं हुआ था तो ये कौन से ईयर में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट जो है वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था। तो पूना पैक्ट ये ध्यान रखें कि ये जो है
ये पूना पैक्ट जो था वो सितंबर 24 1932 को जो था वो हुआ था। ये भी ध्यान रखना है कि 24 सितंबर को जो था ये हुआ था 1932 में, ठीक है। ये 1935 में नहीं हुआ था, 1932 में जो था ये हुआ था। अब ये भी आपको पता चल गया B.R. अम्बेडकर के इस द्वारा जो था वो उसको साइन किया गया था। तो यहाँ पर पूछा गया था करेक्टली मैच, तो ये खिलाफत मूवमेंट वाला आपने जान लिया कि ये करेक्टली मैच किया गया है, बाकी के जो है वो करेक्टली मैच नहीं किए गए हैं। क्यों नहीं किए गए हैं, कैसे सही होंगे वो भी हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन द प्रेजिडेंट एक्सटेंड द फंक्शन टू इनकॉर्पोरेट द सर्विस ऑफ एनी स्टेट। तो बोलते हैं कि किस संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी राज्य की सेवाओं को शामिल करने के लिए कार्यों का विस्तार जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात की गई है, बेसिकली आपको वो आर्टिकल बताना है जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं किसी भी स्टेट की सर्विसेज जो है वो उसको, इनके बोलते हैं फंक्शन टू इनकॉर्पोरेट द सर्विस ऑफ एनी स्टेट। तो किसी भी राज्य की जो सेवाओं को शामिल करने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये होता है आर्टिकल नंबर 321 के तहत। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप कहेंगे कि इस तरह के आर्टिकल तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं, तो क्या वो सारे याद रखने पड़ेंगे? बिल्कुल, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं बेसिकली वो तो याद रखने ही पड़ेंगे आपको। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है? जो एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट माने जाएंगे, और जो आपको खुद से भी लगता है कि ये पूछा जा सकता है उसको भी जो है वो एक बार ज़रूर याद करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर हम और भी कुछ चीज़ें जानते हैं, और भी कुछ आर्टिकल्स के बारे में जो है वो जान लेते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आते हैं। एक तो आर्टिकल नंबर 321 यहाँ पर आ गया, एक आर्टिकल नंबर 312 होता है। इस आर्टिकल नंबर 312 में किसकी बात जो है वो की गई है? इसमें ऑल इंडिया सर्विस की बात जो है वो की गई है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ऑल इंडिया सर्विस का कौन सा आर्टिकल है, तो वो भी पूछा जाता है। वो आर्टिकल नंबर 312 आता है। एक इससे थोड़ा सा अलग आपने 321 आर्टिकल नंबर पढ़ लिया, वो भी आपको पता चल गया। एक आर्टिकल और आता है, वो है आर्टिकल नंबर 123। आर्टिकल नंबर 123 में जो है वो प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस की पावर जो है वो दी गई है। अध्यादेश जो लाया जाता है वो प्रेसिडेंट के पास जो है वो पावर दी गई है, ठीक है। वो आर्टिकल नंबर 123 में जो है वो आता है। 123 आर्टिकल याद रखेंगे। 123 के अलावा जो है वो आपने एक और आर्टिकल जो है वो ध्यान रखना है, वो है आर्टिकल नंबर 213। 213 में गवर्नर के पास पावर दी गई है ऑर्डिनेंस की। गवर्नर के पास जो ऑर्डिनेंस की पावर दी गई है वो स्टेट लेजिस्लेचर में दी गई है। प्रेसिडेंट के पास जो दी गई है, प्रेसिडेंट के पास जो है वो पूरे जो है पार्लियामेंट या फिर इंडिया की जो है वो बात की गई है। पार्लियामेंट ही बेसिकली आप कह लीजिए, इंडिया पार्लियामेंट, ठीक है जी। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस को जो है वो आपने ध्यान रखना है कि किस किस तरह से आर्टिकल 312 है, 321 है, 123 है। 123 के अलावा 213 आर्टिकल आपने पढ़ लिया। एक आर्टिकल नंबर 110 भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें मनी बिल की डेफिनेशन जो है वो बताई गई है। एक आर्टिकल नंबर 155 होता है। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की बात जो है वो की गई है, वो भी आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे आर्टिकल हैं याद करने के लिए, ये कुछ बेसिक से आर्टिकल हैं। आगे बोलते हैं इन म्यूनिच 2023 देयर इज़ एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बाय हिटलर टू सीज पावर गो बाय द नेम ऑफ। तो बोलते हैं कि म्यूनिख 1923 में हिटलर द्वारा सत्ता जब्त करने का असफल प्रयास किया गया था। किसके नाम से जो था वो ये किया गया था? तो ये नाम जो है वो डैश के नाम से किया जाना था। तो ये जो है वो किया जाना था, तो ये नाम है बियर हॉल पुत्स्कर। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1923 में बेसिकली हुआ क्या था? 1923 में एडोल्फ हिटलर जो हुआ करते थे और उनकी नाजी पार्टी ने जो था वो क्या किया था, जर्मन सरकार को जो है वो बाहर निकालने के लिए, या फिर यूं कहें कि जर्मन सरकार को जो है वो उखाड़ फेंकने के लिए जो है वो प्रयास किए। इसके लिए इन्होंने एक गठबंधन जो है वो तैयार किया। इसका नेतृत्व खुद इनके द्वारा किया गया, और तख्ता पलट के जो प्रयास इनके द्वारा किए गए उनको बियर हॉल पुत्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो बवरेरिया के म्यूनिख शहर से जो था वो की गई थी। तो ये भी ध्यान रखना है कि म्यूनिख में जो था ये हुआ था। ये जो म्यूनिख शहर हम पढ़ रहे हैं यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था 1923 में। ये अटैम्प्ट्स जो इनके रहे थे ये सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स नहीं रहे थे, ये अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स जो था वो इनके रहे थे। यहाँ पर बेसिकली जो है वो ये असफल प्रयास थे, परंतु यहाँ पर सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए पूरे कोशिश इन्होंने की थी एक तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखो जो आपने यूरोपियन हिस्ट्री या फिर ओवरऑल वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम
यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये कॉपी पेस्ट कर कर अगर एग्ज़ाम में पूछे जाएं तो आपका जो है वो सही हो सके। अब आप कहेंगे कि इसी क्वेश्चन को क्यों कॉपी पेस्ट किया जाएगा? ऐसे क्वेश्चन इसलिए कॉपी पेस्ट किए जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी एचपीआरसी के ऑनलाइन एग्ज़ाम में ही गए हैं, टीजीटी वाले एग्ज़ाम्स में ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन हैं वो मैं बताता रहता हूँ आपको कि पूछे गए हैं और इनको याद कर लीजिए, कॉपी पेस्ट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये जो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट था ये कब जो था वो पास हुआ था? इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हमने ऑल इंडिया सर्विस का जो है वो एक आर्टिकल पढ़ा, 312 नंबर आर्टिकल हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर बोलते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट जो है वो पास किया कब किया था? तो ये ऑल इंडिया सर्विस एक्ट जो है वो 1951 में जो था वो पास किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यहाँ से हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के बारे में क्या जानकारी जो है वो यहाँ पर ली जाएगी। यूपीएससी के साथ कौन सा पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है? तो यूपीएससी के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 14 जो है वो डील करता है। तो ये ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट यूपीएससी के साथ डील करता है। आर्टिकल कौन से डील करते हैं यूपीएससी के साथ? तो पार्ट नंबर 14 हो गया। आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक ये आर्टिकल जो है वो डील करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सारे के सारे, आर्टिकल नंबर 315 से 323 के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के जेबीटी एग्जाम के लिए और जेबीटी के साथ आप सोच रहे हैं कि जेबीटी का नहीं हुआ तो पटवारी के लिए भी हम तैयारी कर लेंगे, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जेबीटी के साथ साथ जेबीटी को फाइनल टच से दे सकते हैं और पटवारी के लिए शुरुआत जो है वो कर सकते हैं। ये सही मौका है, सही अपॉर्चुनिटी है इस टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ने की, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। दूसरा, अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ये ही आपके पास जो है वो गोल्डन एक चांस है। अब इस गोल्डन चांस को अगर आप अपनी लॉटरी में जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है वो इसको रीच कर सकते हैं, मतलब आप इसको जो है वो इजीली जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना है, अगर आपको तैयारी सही तरीके से करनी है, सही मायनों में खुद को एनालाइज करना है, तो टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से टेस्ट सीरीज को जो है वो आप ज्वाइन कर लेना। अब हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे बात की गई है, इन विच ईयर डिड द मोपला रेबेलियन टेक प्लेस इन द केरला रीजन। तो बोलते हैं कि ये मोपला विद्रोह जो था वो केरला में हुआ कब था आखिर। तो अगर हम मोपला विद्रोह की बात करते हैं कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये मोपला जो अपराइजिंग हुई थी ये 1921 में जो था वो हुई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मोपला अपराइजिंग 1921 में हुई थी। मोपला बेसिकली हुआ कहाँ था? ये जो है वो केरल में जो था वो हुआ था। इसके बाद तो हमें 1857, इससे पहले हमें 1857 का विद्रोह भी देखने को मिला था। 1857 का विद्रोह तो आपको पता है कि वहाँ से जो है वो अंग्रेज़ बुरी तरह से डर गए थे, बहुत सारी चीज़ें जो था वो चेंज उसके बाद हुई थी। परंतु हम कुछ ऐसे आंदोलन जान लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं याद रखने के लिए। जैसे कि हमारे पास जो है वो एक फर्जी मूवमेंट जो है वो आती है। फर्जी मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा चलाई गई थी? फर्जी मूवमेंट जो है ये जो मुस्लिम सेक्ट के फॉलोअर थे, जो फॉलो करते थे हाजी शरीयत अल्लाह को, फरीदपुर में ईस्टर्न बंगाल में, वहाँ पर ये जो था वो चलाई गई थी। वहाँ पर ये चलाई गई थी और आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये चलाई जो गई थी ना, ये कौन से ईयर में चलाई गई थी फर्जी मूवमेंट? और ये 1918 में करीब जो है वो स्टार्ट हुई थी, 18-19 के करीब। इसके बारे में जो क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये फर्जी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किसके द्वारा की गई थी? हु फाउंडेड द फर्जी रेवल्ट? तो फर्जी रेवल्ट जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा जो है वो, हाजी का नाम ध्यान रखना है, हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा जो था ये स्टार्ट किया गया था। तो फर्जी के बारे में आप याद रखेंगे। अब और भी क्या कोई हैं, जैसे कि कोल एक म्यूटिनी हुई थी, ये 1831 में जो था वो हुई थी। हो और मुंडा अपराइजिंग हुई थी, ये 1820 से 1837 के बीच में जो था वो हुई थी। संथाल रेवेलन हुई थी, संथाल विद्रोह जो था ये 1855 से 1856 के बीच में हुआ था। एक कोंड अपराइजिंग हुई थी, कोंड विद्रोह हुआ था, ये 1837 से 1856 के बीच में जो था वो हुआ था। ठीक है, तो ये आपने जो है वो बेसिकली कुछ आंदोलन जो है वो याद रखने हैं, जो अलग अलग आंदोलन जो था वो अलग अलग टाइम में हुए थे। इन आंदोलनों के बारे में ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं विच एक्सपेरिमेंट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फेल्ड ड्यू टू लो क्वालिटी ऑफ क्वाइंस एंड फॉर्जरी। तो बोलते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक का कौन सा प्रयोग सिक्कों की निम्न गुणवत्ता और
जालसाजी के कारण विफल हो गया था। तो देखिए यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक की बात की गई है। इनका जो है वो कब इनका प्रयोग ही था एक तरह से आप कहिए, ये फेल हो गया था। इसका नाम था टोकन करेंसी कर कर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक का ये एक टोकन करेंसी कर कर जो है वो सिक्कों की जो निम्न गुणवत्ता थी और जालसाजी थी, इसके कारण जो था वो विफल जो था वो हो गया था। पूरी बात समझते हैं। बेसिकली ये जो टोकन करेंसी थी, इसको सांकेतिक मुद्रा हिंदी में जो है वो बोलते हैं। और हुआ क्या था, कैसे ये फेल हो गई, इनके द्वारा जो है वो सुल्तान ने चांदी में चांदी का टंका जो है वो चलाया चांदी, और इनकी इस तरह से समझिए कि चांदी तांबे पीतल के जो है वो सिक्के जो है वो चलाए गए। अब चांदी के जो सिक्के बेसिकली यहाँ पर इस टाइम में चलते थे, उनको भी धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया जाने लगा और उनके स्थान पर तांबा और पीतल जो है वो ज़्यादा आ गया, जिनका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर जो था वो रखा गया था। अब तांबा और पीतल जो है वो उस टाइम बड़े इजीली जो है वो लोगों को मिल जाता था। इजीली लोगों को मिल जाता था तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने घर में टकसाला ही लगाना स्टार्ट कर दिया। टकसाला का मतलब समझते हैं, टकसाला उसको बोलते हैं जहाँ पर सिक्के जो हैं वो बनते हैं, पैसा जो बनता है। तो टकसालाएँ जो है वो घर घर में लगनी स्टार्ट हो गई और इनका जो टोकन करेंसी एक तरह से सिस्टम था, एक्सपेरिमेंट था, ये पूरी तरह से फेल हो गया। अगर घर में ही लोग पैसा बनाने लग जाएंगे, सिक्के ही बनाने लग जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा रह जाएगा उस बात का। तो इस तरह से जो है ये विफल ही रहा है और सुल्तान को जो है वो जाली सिक्कों को वापस लेना पड़ा और राजकोष से जो है वो सोने चांदी के सिक्के देकर उन्हें जो है वो फिर बाद में बदलना पड़ा था। इससे इनका जो खजाना था उसको भी जो है वो भारी नुकसान जो था वो उस टाइम पहुंचा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं द हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर। तो ये हिंदूज विडोज री मैरिज एक्ट है, ये क्वेश्चन HPRC के TGT के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। ये जो अधिनियमित किया गया था इसका ईयर आपने ध्यान रखना है, 1856 इसका ईयर था। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आपने पढ़ा है। इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे, बहुत सारे प्रयास जो था वो इन्होंने किए थे कि विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो लाया जाए। तो इन्हीं के प्रयासों से जो है ये 1856 का जो है वो विडो रीमैरिज एक्ट जो है पास किया गया। इसने क्या किया, इट लीगलाइज्ड मैरिज ऑफ विडोज। इसने विडोज की मैरिज को लीगलाइज जो है वो कर दिया एंड डिक्लेयर्ड इशू फ्रॉम सच मैरिजेज एज लेजिटिमेट। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये कि ऐसे विवाह से जो बच्चे पैदा होंगे उन संतानों को जो है वो वैध जो है वो माना जाएगा, ये किया गया था यहाँ से। तो विडो रीमैरिज एक्ट आपने ध्यान रखना है, 1856 का जो है ये एक्ट है। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्या कुछ याद रखा जा सकता है महिलाओं से जुड़ा हुआ, बिल्कुल कुछ चीज़ें हैं। उस टाइम चाइल्ड मैरिज भी जो है वो बहुत बड़ी एक जो है वो कुरीति थी समाज में। तो चाइल्ड मैरिज को भी कंट्रोल करने के लिए एक नेटिव मैरिज एक्ट या फिर इसको सिविल मैरिज एक्ट भी बोलते हैं, ये लाया गया। ये 1872 में जो था वो लाया गया था, 1872 में ये जो था वो लाया गया था। महिलाओं की एजुकेशन को लेकर भी जो है वो काम किया गया। जो उस टाइम आपको पता है ब्रिटिशर्स का बोलबाला था, तो क्रिश्चियन जो मिशनरीज जाते थे वो बहुत सारा काम करते थे महिलाओं की एजुकेशन के ऊपर। वैसे ही महिलाओं की एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए जो है वो सबसे पहले जो है एक एक्ट भी आता है जिसको चार्ल्स वुड डिस्पैच एक्ट जो है वो बोलते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच कमीशन या एक्ट या फिर एजुकेशन को लेकर रिफॉर्म आए थे, ये 1854 में जो था वो आए थे। इसने महिलाओं की एजुकेशन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर जो था वो दिया था। और इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी भी सेटअप की गई, ये DK कार्वे के द्वारा की गई। 1916 में जो था ये DK कार्वे ने जो था वो इसको सेटअप किया था। और 1916 में ही जो है वो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी ओपन किया गया था। ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में ओपन जो था वो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ पॉलिटी डायरेक्टिव एलिमेंट ऑफ द स्टेट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो बोलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देता है। तो सहकारी समितियों का जो गठन है उसको बढ़ावा किसके द्वारा दिया जाता है। हम जब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम अलग अलग प्रिंसिपल्स जो हैं वो पढ़ते हैं। इन अलग अलग प्रिंसिपल को क्या याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल, ये तो सारे ही याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें तो एक एक पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो बात की गई है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, वो की गई है आर्टिकल नंबर 43B में। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। 43B में जो है वो डायरेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन की बात की गई है।
वैसे जो आर्टिकल नंबर 43 आता है ना, उसमें जो कॉटेज इंडस्ट्री है आपकी, उसको प्रमोट करने की बात जो है वो की गई है। जो आपकी कॉटेज इंडिविजुअल जो कॉरपोरेशन हैं आपकी, उनको रूरल बेसिस पर प्रमोट करने की बात जो है वो की गई है। हम कुछ इंपॉर्टेंट गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल नंबर 40 नंबर आर्टिकल ध्यान रखना, इसमें जो है वो बात की गई है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात जो है वो इसमें की गई है। एक ऐसे ही आपने आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 44, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल आपका आता है और इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो है वो की गई है। एक आर्टिकल नंबर 39 आपने ध्यान रखना है, 39 में भी आपने एक बेसिक 39D ध्यान रखना है। 39D में किसकी बात जो है वो की गई है? आर्टिकल नंबर 39D में जो है वो बात की गई है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, मतलब महिलाएं और पुरुष जब समान कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन भी मिलना चाहिए। ये मैंने कुछ बेसिक से रिवाइज करवाए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज कलर ऑफ ब्लैक बॉक्स इन दी एयरक्राफ्ट। तो एयरक्राफ्ट का जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका कलर कौन सा होता है? तो ऑरेंज कलर का वो होता है। ब्लैक बॉक्स इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक ही कलर का वो होगा, वो ऑरेंज कलर का जो है वो होता है। जब कोई भी प्लेन वगैरह क्रैश होता है तो ब्लैक बॉक्स की बात जो है वो ज़रूर आती है। तो इसमें लास्ट मोमेंट को जो है वो सुना जा सकता है ताकि पता चल सके कि प्लेन क्रैश के बीच का जो है वो रीज़न क्या रहा होगा, क्या स्थितियाँ उस टाइम रही होगी कि प्लेन जो है वो क्रैश जो है ये हो गया। यहाँ से ये बेसिकली जो है वो पता चलता है। अब हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन चलते हैं, जैसे कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो ये कठोपनिषद में जो है वो आता है। माध्यमिका और योगाचार का संबंध है, तो ये बौद्ध धर्म की दार्शनिक शाखा महायान से जो है वो है। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित था? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने पहले पढ़े भी हैं वन लाइनर की फॉर्म में ही, एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये अस्मक महाजनपद जो है वो आता है। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना गया है? तो ये संवाद सूक्त में माना गया है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, यह किस नाम से किया गया था? तो ये भी हमने पहले पढ़ा है, यह जो है वो रजमनामा नाम से जो था वो किया गया था। साकी मुस्तैद खान की रचना महासीर ए आलमगिरी को किसने मुगल राज्य का जो है वो गैजेटियर की संज्ञा दी थी? तो ये जदुनाथ सरकार ने जो था वो दी थी। किस सरकार ने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति की मुहर लगाई थी और उसका नाम नागरी अक्षरों में अंकित जो था वो किया था? तो ये मोहम्मद गौरी के द्वारा जो था वो किया गया था। ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी ने जो था ये किया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने सहधर्मवादियों की सहानुभूति और सहयोग जीतने के लिए लिखा गया एक राजनीतिक पत्र था, उसको बोलते थे, उसको जो है वो फुतूहत ए फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। बोलते हैं मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। ये कथन किसने कहा था? गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। आगे बोलते हैं स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। ये कथन किसने कहा था? तो ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। ऐसे क्वेश्चंस स्टेटमेंट के किताबों में कम पढ़ने को मिलते हैं, अगर पूछे जाएं तो पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस ने भी इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को जो था वो बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू, ध्यान रखना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो वो जयप्रकाश नारायण जो था वो थे। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो वो 1939 में जो था वो चुना गया था। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी तथाकथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के उत्तरदायी हैं जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। ये वक्तव्य रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था और उनके द्वारा अपनी उपाधियां भी कुछ वापस की गई थी, वो पता है आपको।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो बोलते हैं प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने जो है वो कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं। 1986 में कलकत्ता में, 1993 में लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में फिर से। तो ये ध्यान रखना है। किस वायसराय के शासनकाल में इंडियन पिनल कोड आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुए थे ये पारित। अब तो ये रिप्लेस हो चुके हैं, वो आप जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना के प्रारंभ में किया गया था? तो ये नमक कानून तोड़ने की घटना से संबंधित है। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई थी कि पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति के बोलते हैं कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें से लोकसभा और राज्यसभा के कितने होते हैं? तो वित्तीय समिति जो आपकी होती है उसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से जो है वो सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? ये आर्टिकल नंबर 124 आपने ध्यान रखना है। एक कर्मचारी जो एक कार्यकाल में 1 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत है लेकिन उसके नियोक्ता द्वारा बिना किसी उचित कारण के उसे बर्खास्त कर दिया गया है, इस मामले को बोलते हैं किस तरह से सुलझाया जाना चाहिए? तो इसको औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत सुलझाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक केंद्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो जो लक्षद्वीप है वो केरल हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो है वो आता है, ये ध्यान रखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? तो यह आर्टिकल नंबर 32 जो है वो देता है। आर्टिकल नंबर 32 ध्यान रखें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और बोलते हैं किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ये आर्टिकल नंबर 17 है। वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा नंबर है? तो सीटों के हिसाब से देखा जाए लोकसभा में तो उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें आती हैं वो आप कमेंट कर जल्दी से बताएंगे। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया भी था। किसका कथन है कि आर्टिकल नंबर जो 356 है एक मृत पत्थर की भांति रहेगा, इसका उपयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? तो ये BR अम्बेडकर ने बोला था। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार को बोलते हैं कौन से चैनल से अलग किया जाता है? तो ये 10 डिग्री चैनल है, ये चैनल 150 मीटर चौड़ा है। आगे बोलते हैं ग्रैंड कैनियन जो एक घाटी का उदाहरण है एवं एक अपर्दजन्य भूभाग है, कहाँ स्थित है? ये अमेरिका में स्थित है। यह सिद्धांत बोलते हैं किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये जो है वो कॉपरनिकसन का जो है वो है, कॉपरनिकसन, आप नाम ध्यान रखें। आगे बोलते हैं सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परावर्तित होता है वो क्या कहलाता है? तो वो जो है वो एल्बिडो कहलाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? तो ये आपने जिब्राल्टर ध्यान रखना है। जिब्राल्टर की जो जल संधि है अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती भी है। चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये ओमान की खाड़ी में जो है वो आता है। कौन ग्रह घने बादलों के आवरण से घिरा हुआ है, इसलिए इसे जो है वो विल्ड प्लेनेट, घुमा हुआ ग्रह भी जो है वो कहते हैं? तो ये शुक्र ग्रह जो है वो आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं? तो ये मध्यमंडल जो है वो आती है। मध्यमंडल, ये आपने मध्यमंडल भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स XX इन ह्यूमन ऑफस्प्रिंग डिटरमाइन दी सेक्स? तो XX क्रोमोसोम्स जो है वो किस जो है वो जेंडर को जो है वो प्रतिपादित करते हैं? ये आपने कमेंट कर बताना है कि कौन से जेंडर को ये निर्धारित करते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इससे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, इससे पिछले पार्ट में पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था। अभी कमेंट कर बताइए। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।